साथियों, आज के इस वीडियो में जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है मैंने। ये प्रश्न आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये टॉप 20 जीके क्वेश्चन मैंने जो लिया है, जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हाँ, प्रश्नों का स्तर कैसा है। ठीक है, चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया। पहला एक क्वेश्चन मैंने जो है, ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो शक्ति सैन्य अभ्यास है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये 13 से लेकर के 13 मई से लेकर के 13 मई से लेकर के 26 मई तक चलेगा। ठीक है, मतलब इसमें ये चल रहा है, 13 मई से लेकर 26 मई तक ये शक्ति सैन्य अभ्यास चलेगा। और पूछा जा रहा है आपसे कहाँ इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन किया गया मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर है। मेघालय में कहाँ? मेघालय में ध्यान रखिएगा उमरोई। ठीक है, उमरोई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, उमरोई, मेघालय के उमरोई में ये सैन्य अभ्यास चल रहा है, 13 से 26 मई तक चलेगा। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 7वां संस्करण है। कौन सा है? 7th एडिशन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, ये द्विवार्षिक मिलिट्री एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, द्विवार्षिक। ठीक है, द्विवार्षिक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब ये एक बार फ्रांस में होता है, एक बार इंडिया में होता है। ठीक है, इस बार इंडिया में हो रहा है, पिछली बार ये फ्रांस में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस में कब हुआ था ये, तो 2021, ध्यान रखिएगा। पिछला जो संस्करण था, जो 6वां संस्करण था, वो 2021 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और ये 7वां संस्करण जो है मेघालय उमरोई इंडिया में हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा अगला जो संस्करण, मतलब 8वां जो संस्करण होगा, वो फ्रांस में होगा। ठीक, तो ये हो गई डिटेल जानकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में कौन सा मेडल जीता। आज के वीडियो में मैंने एक बैलेंस बनाने का काम किया है, मतलब करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीके, जीएस। ठीक है, मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन लेने का प्रयास किया, जिससे कि 20 क्वेश्चन है लेकिन एक बैलेंस मिल जाए आपको। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में कौन सा मेडल जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण पदक। जी हाँ, गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल पे उन्होंने निशाना लगाया। उन्होंने 82.75 मीटर, 82.75 मीटर, ये ध्यान रखना है आपको, 82.75 मीटर भाला फेंक करके उन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर्स में यहाँ पे आ गया, अपने जो है स्टैटिक जीके पे आ गए, हिस्ट्री पे आ गए। मैंने कहा ना, एक बैलेंस बनाने का काम किया है मैंने आज। हाँ, तो प्रश्नों का लेवल जब आप देखेंगे ना, प्रश्नों को जब कंप्लीट आप देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट जब आप देखेंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ, वीडियो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब सम्राट अशोक के राज्याभिषेक की अगर बात करूं तो 269 बीसी, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का जो है राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अब कलिंग आक्रमण की अगर बात की जाए तो 261 बीसी में, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। किस तरह से हो गया? आंसर आपका क्या हो गया? 8 वर्ष। ठीक है, ये जो ऑप्शन है 8 वर्ष बाद, यही इसका राइट आंसर है। मतलब सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। कभी कभी आपसे पूछता है कि ये जानकारी हमको कहाँ मिलती है, कि उन्होंने आक्रमण कब किया था, ये जानकारी हमको कहाँ मिलती है। तो सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, अशोक के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो उनके शिलालेखों से मिलती हैं। तो सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, उसमें कलिंग आक्रमण के बारे में उल्लेख है, मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर
4 पे बात करते हैं, 4 की बात कर लेते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, जो है कभी कभी आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है एसएससी में कि सर्वप्रथम गरीबी आकलन या सर्वप्रथम आय का अनुमान, भारत में आय का आकलन, ठीक है, किसने लगाया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब शायद आपने आंसर गेस कर लिया होगा, बिल्कुल सही जो है दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, या भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम वार्षिक आय का अनुमान लगाया था 10 रुपए। कितना? 10 रुपए बताया था कि वार्षिक आय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बिहार का प्रमुख सूर्योपासना त्योहार छठ पूजा कब मनाया जाता है? ठीक है, हिंदू के जो पर्व हैं, त्योहार के हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके जो पर्व हैं, जो त्योहार हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो छठ पूजा बिहार का सबसे फेमस है, बिहार का नहीं कर सकते, अब तो बिहार के बाहर भी, ठीक है, फैल गया है हर जगह। हाँ, महाराष्ट्र ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, पूरे भारत में जहां भी बिहार के लोग रहते हैं, ठीक है, उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, उन्होंने भी क्या किया है, छठ पूजा की शुरुआत कर दी है। बहुत ही बढ़िया त्योहार है। ठीक है, वैज्ञानिक तौर पे, धार्मिक दृष्टिकोण से, हर तरीके से छठ पूजा क्या है, बहुत ही बढ़िया त्योहार है। ठीक है, बात यहाँ हो रही थी कि बिहार का प्रमुख, चूंकि भाई बिहार से उत्पत्ति है तो बिहार का ही बोलेंगे ना, तो बिहार का प्रमुख सूर्योपासना त्योहार छठ पूजा कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीपावली के बाद। मेरे जो भाई छठ पूजा मनाते होंगे उन्होंने तुरंत आंसर गेस कर लिया होगा, अरे भैया दीपावली के बाद तो मनाते हैं ना। हाँ, दीपावली के बाद तो मनावल जाला। हाँ, दीपावली के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्निकल वर्ड समझा देता हूँ, टेक्निकल वर्ड बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि दीपावली के बाद कब मनाया जाता है। दीपावली के बाद 6 दिन बाद मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद जो है छठ पूजा मनाया जाता है हर साल। ठीक है, मैं बात करता हूँ टेक्निकल वर्ड की। टेक्निकल वर्ड क्या है, देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार छठ पूजा या बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा जो है, ये हिंदू माँ की किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, हिंदू माँ की किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदू माँ की अगर बात करेंगे तो दीपावली किस महीने में मनाते हैं, कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो कार्तिक का जो अमावस्या तिथि होता है उस दिन आप दीपावली मनाते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन जो छठ त्योहार है एक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आप क्या करते हैं, ये छठ पूजा मनाया जाता है, इसलिए 6 दिन बाद बोला गया है। ठीक है, तो मेरे पास से बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब छठ पूजा किसका त्योहार है, किस देवता की उपासना की जाती है, सूर्यदेव की उपासना की जाती है। हाँ, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 2015 में किया गया 100वां संविधान संशोधन भारत और किस पड़ोसी देश से संबंधित है। देखिए मोदी सरकार में जो भी संविधान संशोधन किए गए हैं, ठीक है, या जो भी अनुच्छेद बदले गए हैं, हटाए गए हैं, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन हॉट है और आएंगे जरूर। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने 99वां संविधान संशोधन के बारे में बात किया था, आपसे डिटेल में बात किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, आज बात करते हैं 100वें संविधान संशोधन की, कि 100वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान, जो 99 संविधान संशोधन था, तो इंडिया के ऊपर था, इंडिया की बात थी, इंडिया के अंदर की बात थी। ठीक है, लेकिन जो 100वां संविधान संशोधन है ये भारत और किसी विदेशी देश, भारत और किसी पड़ोसी देश के बारे में बात हो रही है। तो पड़ोसी देश कौन था उसके बारे में बताना है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा।
2015 में किया गया, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्निकल बात आपको आती है कि क्या और क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन किस बारे में था, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये संविधान संशोधन है भू सीमा संधि। क्या है? भू सीमा संधि। ये आपको ध्यान में रखना है, भू सीमा संधि के बारे में है, भारत और बांग्लादेश के बारे में भू सीमा संधि से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। अच्छा, हुआ क्या था इसमें? हुआ ये था कि भारत ने अपने 111 गांव बांग्लादेश को दे दिया, और बांग्लादेश ने अपने 51 गांव क्या किए? भारत को सौंप दिए। यही है संधि, यही हुआ था संविधान संशोधन के द्वारा। इसके पहले भी बहुत बार प्रयास किया गया था, ठीक है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या और भी सरकार जो आई है, बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन ये जानते हैं राजनीति के चक्कर में कभी ये फैसला हो नहीं पाया जो है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जब पूर्ण बहुमत में आई तो उन्होंने संविधान संशोधन किया, और ये समस्या बहुत दिन से चली आ रही थी। समस्या क्या थी? ये जो 111 गांव थे ना, ये जो ऐसे बसे हुए थे कि इनका जो बाउंड्री था ना, ये किसी न किसी देश के साथ लगता था। मतलब ये गांव वाले जो बेचारे थे ना, ये कहीं नहीं जा सकते थे, ना इधर न इधर, इधर कहीं भी अगर जाते तो अरेस्ट हो जाते थे। ठीक है, कहीं भी जाते, मतलब ये इनका संबंध किसी भी देश से नहीं था। ये इनका संबंध क्या था? किसी भी देश से नहीं था। कहने को तो ये भारत के गांव थे, लेकिन ये भारत में थे नहीं, भारत से बाहर थे, और ये बांग्लादेश की एरिया से क्या थे? घिरे हुए थे। और इस गांव की सीमा से जब भी बाहर निकलते तो क्या करते? वहां के गवर्नमेंट को अरेस्ट कर लेती थी। वही हाल इन 51 गांवों का भी था। ठीक है, तो नागरिकों को समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये 100वां संविधान संशोधन किया, और ये समझौता हुआ जिसके तहत जो है भारत ने अपने 111 गांव बांग्लादेश को सौंप दिए, और बांग्लादेश ने 51 गांव जो है इंडिया को सौंप दिए। ठीक, तो काफी लंबी बातचीत हो गई, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस संगीत शैली से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक संगीत। ये आपको ध्यान में रखना है। कुचिपुड़ी नृत्य चूंकि दक्षिण भारत का है, तो इसका संबंध किससे होगा? कर्नाटक संगीत शैली से होगा या दक्षिण भारतीय संगीत शैली से होगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और बात जानने की है, कर्नाटक संगीत शैली से जो है एक नृत्य और आपका है दक्षिण भारत का, कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। ठीक है, अब जरा कमेंट करके आपको बताना है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब हम चर्चा करते हैं हिंदुस्तानी संगीत की। ठीक है, मतलब उत्तर भारत में जो शास्त्रीय संगीत गाया जाता है उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध है? तो वो है कथक। ठीक है, कथक। सोपना संगीत की अगर बात करूं तो सोपना संगीत से है संबंध है कथकली का। ठीक है, और सबसे जो आसान होता है याद करने में वो है शास्त्रीय नट, मतलब मणिपुरी संगीत, मणिपुरी नृत्य। मेरी बात आप समझ में होंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मणिपुर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो क्या कहेंगे आप? मणिपुर। हाँ, सबसे आसान है ना। तो मणिपुरी जो नृत्य है, शास्त्रीय जो नृत्य है, इसका संबंध है किस संगीत शैली से है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली से है, ध्यान रखना है। स्वप्ना संगीत का संबंध कथकली से है, आपको ध्यान में रखना है। हिंदुस्तानी संगीत का संबंध कथक संगीत से है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंध जो कथक नृत्य का है, और कर्नाटक संगीत से जो है संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम का है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले कहा था कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, ये कमेंट करके आपको बताना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से किसे एशिया का प्रकाश पुंज, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गुरु नानक देव, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध? जी हाँ, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को जो है क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म आपसे बहुत बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी बार बार पूछता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था। तो पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के पिता का वंश कौन सा था? तो शाक्य वंश था। ठीक है, हाँ, तो महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध महात्मा बुद्ध से है? संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या सभी? ये सभी जो घटनाएं हैं, सभी घटनाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। एक एक करके चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। संबोधि का संबंध किससे है? संबोधि का संबंध है ज्ञान प्राप्ति से। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। संबोधि का संबंध किससे है? ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक है,
हाँ? अच्छा, महात्मा बुद्ध को संबोधि कहाँ प्राप्त हुई थी? ये तो आपको पता ही होगा, बोधि वृक्ष गया। हाँ, बोधि वृक्ष पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो बोधि वृक्ष कहाँ है? ये जो है गया में है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी, ये ध्यान रखना है, निरंजना नदी, निरंजना नदी गया में है। ठीक है, यहीं पर आपका जो है लोग फल्गु नदी जिसको कहते हैं, ठीक है, वहीं पे आप लोग हिंदू धर्म के लोग पिंडा पारने के लिए जाते हैं, फल्गु नदी, निरंजना नदी। ठीक है, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड बात करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन की। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, किनको दिया था? वो जो इनके 5 तपस्या इनके साथ जो लोग कर रहे थे, जिनके शिष्य बने हैं बाद में, जो है जो 5 ब्राह्मण बालक थे जिनका साथ छोड़ के चले गए थे, ठीक है, उनको इन्होंने सबसे प्रथम सारनाथ में उपदेश दिया था। तो इसको हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण की अगर बात करूं तो मोक्ष प्राप्ति, शरीर त्याग। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने जो शरीर त्याग किया, जो है शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है भैया? कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, कुशीनगर में ही उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, ये भी ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कुशीनगर स पर बड़ी की मात्रा होगा। हाँ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 13वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया ये, इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी पूछा जाता है 13वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया, फाइनल कहाँ हुआ, कौन विजेता रहा? तो विजेता की अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था? इसका फाइनल मैच हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में जो है ये हुआ था। विजेता कौन हुआ? ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया हुआ। हारा कौन? भारत हारा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए आप, जो है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ओडीआई जो है कितनी बार अब तक जीत चुका है, तो 2 बार जीत चुका है। कितनी बार? 2 बार जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया अब तक जो है 6 बार जो है ये जीत चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। श्रीमंत शंकर देव के द्वारा स्थापित किस नृत्य को वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो नृत्य है सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य, इसको असम का नृत्य कहा जाता है, सत्रिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, ये लेटेस्ट जो है क्या है? आपका शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया नया जिसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, बात करें श्रीमंत शंकरदेव के बारे में, तो आप जो है यशस्वी में बार बार पूछा जाता है श्रीमंत शंकरदेव के बारे में, तो आप क्या थे? धर्म प्रचारक थे। ठीक है, संत थे। क्या थे? संत थे, असम के बहुत ही पॉपुलर संत और सुधारक थे। ठीक है, वैष्णव मत को मानने वाले थे। ठीक है, वैष्णव मत के मानने वाले थे। अगर आपसे पूछा जाए जो है कि सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति किस मठ से हुई है, तो ध्यान रखिएगा, वैष्णव मठ, वैष्णव मठ से, वैष्णव मठों से जो है सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किस काल से है? तो ध्यान रखिएगा 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, असम के महान संत थे, हमारे को बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, एमटीएस हो, जीडी हो, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो है 14 बैंकों का, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब यहाँ पे जो टेक्निकल बात आती है कि अगर आपसे समय पूछ लिया जाए कि किस वर्ष ये हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको जो है 19 जुलाई, 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 को ये क्रांतिकारी कदम उठाया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय बैंक हैं, तो वर्तमान में टोटल 12 राष्ट्रीय बैंक है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1980, ध्यान रखना है 1980 में किया गया था। कितने बैंकों का किया गया था, 6 बैंकों का किया गया था। ठीक है, कितने बैंकों का किया गया था, तो 6 बैंकों का किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 13 पर। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला शहर कौन सा है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला शहर है सांची। सांची कहाँ पड़ता है भैया, रायसेन मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान में रखना है, रायसेन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बता दूं आपको, जो जो बार बार पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा गांव है, वो कौन सा गांव है जो पूर्णतः जो है क्या है, सौर ऊर्जा संचालित है। तो गांव है मोढेरा। क्या नाम है, मोढेरा। कहाँ है भैया मोढेरा, मोढेरा है ये आपका मेहसाणा जिले में, मेहसाणा जिला, मेहसाणा। मेहसाणा कहाँ है भैया, मेहसाणा है कहाँ, गुजरात में। जी हाँ, गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव है, जो पूर्णतः क्या है, सौर ऊर्जा संचालित है, और भारत का ये पहला गांव है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध है विज्ञान से। शांति स्वरूप भटनागर का संबंध किस संस्थान से है, तो CSIR, ध्यान रखना है, CSIR। अब जरा कमेंट करके आप बताएंगे CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, तो मंदिरों को कौन सा नृत्य समर्पित है, वो है भरतनाट्यम। इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं क्या, सादिर अट्टम। क्या कहते हैं, सादिर अट्टम, या देवदासी कहा जाता है। ठीक है, तो मंदिरों को समर्पित कौन सा है, भरतनाट्यम, सादिर अट्टम या देवदासी नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली महिला संगीतकार, सबसे पहली संगीतकार निम्न में से कौन है, तो है MS सुब्बुलक्ष्मी। ये ध्यान रखना है, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला था, तो 1998 में मिला था। ठीक है, इनका संबंध किस संगीत से है, तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध है कर्नाटक संगीत से है, कर्नाटक संगीत शैली से इनका संबंध है। ठीक है, और अच्छा, कर्नाटक संगीत का पिता किसको माना जाता है, तो पुरंदर दास। ध्यान रखना है, पुरंदर दास। पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे आया है लता दीदी, लता मंगेशकर। इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में इनको मिला था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि 2001 में जो है 2 संगीत हस्तियों को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। एक तो मैंने बता दिया, लता मंगेशकर, दूसरा आपको कमेंट करके बताना है, वो भी बहुत ही फेमस हस्ती हैं। ठीक है, पुरंदर दास के बारे में आपको बता ही दिया मैंने जो है। ठीक है, कि पुरंदर दास कौन है, ये जो है कर्नाटक संगीत के पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पे, कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो भैया बता देता हूँ आपको, बिहार है। पहले नंबर पर कौन है, बिहार है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 है, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर कौन है, वो आपको बताना है। दूसरे नंबर पे आपका है वेस्ट बंगाल। कितना, वेस्ट बंगाल कितना है इसका, इसका है 1028। कितना है, 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जो है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1028 लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो है भैया अरुणाचल प्रदेश। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 17 लोग रहते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है, तो है हमारा दिल्ली। हाँ, क्या है हमारा, दिल्ली है, दिल्ली। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं भैया, कितने लोग रहते हैं, 11,297। जी हाँ, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर।
मीटर। ऐसा लगता है जैसे आदमी आदमी के ऊपर रहता हो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है। अच्छा, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? इसमें 42 है। चलिए, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। 41वां कौन सा है वो बताइए आप। 41वां है कौन सा? 41वां कौन सा है? शांति निकेतन। जी हाँ, शांति निकेतन। कब बनाया गया इसको? 2023 में। शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। शांति निकेतन का संबंध किससे है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से है। राष्ट्रगीत की रचना, राष्ट्रगान की रचना किसने, जनगण मन अधिनायक की रचना किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। ठीक है। हिंदी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो भैया शांति निकेतन जो है ये भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं होयसल मंदिर समूह की। पहला जो ऑप्शन है होयसल मंदिर समूह, ये आपका जो है 42वां है। कौन सा है ये? 42वां है। ठीक है। कब बना था? ये 2023 में बना था। ये भी ध्यान रखिएगा, 2023 में बना था। कहाँ पे है ये कर्नाटक में है, ध्यान रखना है आपको। धौलावीरा की अगर बात करूं तो धौलावीरा जो है ये 40वां है। कौन सा है? 40वां है। कब बना था ये? 2021 में बना था। कहाँ है ये गुजरात में है, ध्यान रखना है आपको। महाबोधि मंदिर की बात करूं तो महाबोधि मंदिर जो है 2002 में बना है। ठीक है। कहाँ है ये बिहार में है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। महाबोधि मंदिर 2002 में बना है, बिहार में है। अभी ऊपर मैंने चर्चा किया था। महाबोधि मंदिर का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पे रंजा नदी है, यहीं पे आपका फल्गु नदी है। हाँ? यहीं पे बोधि वृक्ष है। ठीक है। हाँ? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या मनोनीत सदस्य? जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य होते क्या हैं? जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं? 2 होते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, सही बता रहा हूँ ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? जिसका जो राइट आंसर है वो है साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? सभी लोग यही जानते हैं क्या? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, यही सब जानते हैं ना, बोधि वृक्ष। लेकिन ये बोधि वृक्ष एक्चुअल में है क्या? ये पीपल का वृक्ष है। क्या है? पीपल का वृक्ष है। तो महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। केवल बेल आइकन प्रेस मत कर लीजिएगा, ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, जिसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नहीं तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। हाँ, ठीक है। ठीक। तो चलिए वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।